नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राज्यसभा के 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। कल नामांकन का आखिरी दिन है। आज बिहार में एनडीए के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं और बिहार विधानसभा में नामांकन के लिए तीनों प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल, जबकि जेडीयू ने खीरू महतो को टिकट दिया। खीरू महतो उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने वाले हैं और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई? क्योंकि विधानसभा ये तमाम लोग पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, देखिए अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। थोड़ी ही देर बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त विधानसभा पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर के बाद जो दोनों बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार हैं वो भी पहुंचेंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो जदयू के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए। लेकिन बीजेपी के जो अन्य नेता हैं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित जो तमाम जो चेहरे हैं वो इस वक्त विधानसभा में हैं और माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद जब वे लोग पहुंचेंगे तो तीनों एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनका एक साथ ही नामांकन होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि काफी कम समय मिला इन लोगों को तैयारी करने की। कल शाम में घोषणा हुई है, उसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो अपना फिलहाल पेपर तैयार कर रहे हैं और जैसे बिल्कुल, यानी कि प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इंतजार किया गया है कि जो उम्मीदवार अब तक पहुंचे नहीं है बीजेपी के, वो पहुंच जाएं और उसके बाद एक साथ इन तीनों ही उम्मीदवारों के नामांकन जो है वो हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, जरा सबसे पहले वो चेहरे, वो नाम बताइए जो इस खास मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि इसी का इंतजार किया जा रहा था। लंबा इंतजार हुआ और लंबे इंतजार के बाद किन किन लोगों की मौजूदगी इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान आपको नजर आती है? देखिए विभा, एनडीए के जो भी बड़े चेहरे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर नित्यानंद राय हो, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, एनडीए के जो भी बड़े नेता हैं तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के मंत्री भी नजर आ रहे हैं, विधायक भी हैं और चूंकि ये मौका बेहद खास है और एनडीए इस मौके पर पूरा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जब राज्यसभा के उम्मीदवार जिन्हें बनाया गया है एनडीए की तरफ से, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो, और उनके नामांकन में जिस तरीके से तमाम एनडीए के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, लगभग आधा घंटा पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और उसके बाद एनडीए के जो भी बड़े नेता थे तमाम एक एक करके यहाँ पे पहुंचने लगे। और बेहद खास मौका भी है क्योंकि एनडीए की एकजुटता दिखाने का एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उसके पहले एनडीए के लिए एक बड़ा ओकेजन था आज राज्यसभा के नामांकन को लेकर और यही वजह है कि जब ये मौका आया तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर के बाद बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और वो भी अपना नामांकन करेंगे। लेकिन चूंकि बिहार की सियासत में इस बार राज्यसभा के उम्मीदवारी को लेकर जितनी राजनीति हुई है वो इसके पहले कभी देखने को नहीं मिली, खासकर आरसीपी का मामला हो या फिर बीजेपी भी हो। और यही वजह है कि जब नामांकन की तारीख कल लास्ट डेट है, उसके पहले कल देर शाम जब बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी, ठीक उसके बाद जेडीयू के उम्मीदवारों की सूची जारी हुई और उसके बाद अचानक से राजनीति गर्मा गई। और आनंद शंभू शरण पटेल की बात कर लें, सतीश चंद्र दुबे की बात कर लें, साथ ही साथ खीरू महतो की बात कर लें, एनडीए के तीनों उम्मीदवार, जब भी इस वक्त क्या हम इसे विलंब के तौर पर देखें, क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ा मौका है, खास मौका है, तो ये विलंब के पीछे की वजह क्या है? देखिए विभा, कई लोगों को ऐसे बड़े मौके पर इतना बड़ा पद एक तरीके से राज्यसभा का एनडीए की तरफ से दिया गया था और जो हमारे पास जानकारी यही है कि उसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें अचानक बताया गया था और इसी वजह से जो जरूरी कागजात तैयार होते हैं उसमें थोड़ी विलंब हो रही है। और जाहिर सी बात है, एक बड़ा मौका है जिनको भी टिकट मिला, चाहे खीरू महतो हो, चाहे पटेल जी हो या फिर सतीश चंद्र दुबे तो ऑलरेडी इसके पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वो तो अपना सब कागज से लट कर कागज की तैयारी उन्होंने कर रखी थी, लेकिन दोनों उम्मीदवार जो एनडीए के जेडीयू या बीजेपी के हो उन्होंने अपने पूरे कागज को तैयार नहीं किया था और यही वजह उसमें कुछ देरी हो रही है। लेकिन तमाम लोग यहाँ पे जेडीयू के उम्मीदवार तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका कागज पूरा हो चुका है और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, जब बड़ा मौका होता है और अचानक से इतनी बड़ी खबर किसी को मिलती है तो कई सारी जो बातें होती हैं उसे पूरा करना पड़ता है, कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद फिर नामांकन की प्रक्रिया होती है और काफ़ी गंभीरता से एक एक बात
को ध्यान में रखकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। और मैंने सुबह में देखा जब खीरू महतो जिनका नामांकन अभी कुछ देर पहले होने वाला है, तो श्रवण कुमार जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है वो अपने कमरे में बैठकर एक एक कागज की जांच कर रहे थे ताकि कोई त्रुटि न रह जाए। तो समझा जा सकता है कि जब कागजी कार्रवाई पूरी तरीके से सही तरीके से हो उसके बाद ही नामांकन की प्रक्रिया होती है। और इसी वजह से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हलचल काफी तेज है। और खासकर जो बीजेपी के मंत्री हैं प्रमोद जी एक मिनट यहाँ पर आइए। जो प्रमोद कुमार मंत्री हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, चूंकि बड़ा मौका है एनडीए के लिए। और प्रमोद जी, आज एनडीए के लिए बड़ा मौका है, आपके बीजेपी के दो राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे और जेडीयू के, क्या कहेंगे इस पे? बहुत अच्छी बात है, पार्टी ने जो निर्णय लिया और जो एनडीए ने निर्णय लिया एक कार्यकर्ता को इस मुकाम पर भेजकर यह बता दिया कि एनडीए में जैसे प्रभुराम के दो पुत्र लौ और कुश, लेकिन लौ कुश का पूजा होता है नहीं होता है, पूजा किसका होता है? हनुमान का। तो ये एनडीए ने बता दिया कि जो पार्टी का सेवक है वही हनुमान है, वही उस मुकाम पर जाएगा, कोई परिक्रमा और परिवार नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आप लोग को भी था क्या कि इस जो कार्यकर्ता स्तर के हैं उनको टिकट मिलेगा एनडीए की तरफ? निश्चित तौर पर था, मैं स्वयं कार्यकर्ता हूँ, इस स्तर पर पहुँच गया हूँ, तो दूसरा क्या होगा? यही होगा। अच्छा, यही वजह क्या कि अभी बीजेपी के उम्मीदवार अब तक नहीं पहुंचे हैं, कुछ कागज वगैरह तैयार कर रहे हैं? नहीं, वो तो आ जाएंगे। आनंद जरा इनसे पूछिए कि कार्यकर्ताओं को ही जब तरजीह दी जाती है तो इतना विलंब क्यों हुआ? ये तो बहुत पहले से तय हो जाना चाहिए था। वही इस एनडीए का उम्मीदवार है, लौकुश नहीं है, लौकुश नहीं है, बाल बच्चा नहीं है। ठीक है प्रभु जी, एक बात बताइए, जब कार्यकर्ता को ही मौका, आप इधर कैमरा की तरफ देखें, जब कार्यकर्ता को देना था उन्हें पहले जानकारी दे दी जाती ताकि तैयारी में आसानी हो जाए। तो मंथन चिंतन की बात है, जो हमारे गंभीर नेता जो हैं, नेतृत्व है, इसको मंथन चिंतन करते हैं, तब उसी में से ये अमृत निकलता है। चलिए, अमृत निकल गया। अच्छा, आगे आने वाले समय में क्या होगा, इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव में? निश्चित तौर पर अच्छा असर पड़ेगा। तो विवाह मंत्री हैं प्रमोद कुमार, गन्ना मंत्री हैं बिहार के और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और आपने सुना है कि भाई गणेश परिक्रमा करने वाले को और परिवारवाद पर उन्होंने एक तरीके से इशारों में हमला बोला कि इसी वजह से कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया। और लगातार देखिए जो नेताओं का आने और जाने का ये आ गए, ये हम आपको उम्मीदवार को दिखा रहे हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दोनों यहाँ पर पहुँच गए हैं। सतीश चंद्र दुबे और पटेल दोनों यहाँ पर पहुँच गए। सर दुबे जी एक बार, हाँ, उनको भी पटेल जी को भी आगे आइए। तो आप देखिए विवाह, दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार को इस वक्त आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, और चूंकि ये बेहद महत्वपूर्ण पल है और दोनों के चेहरे पे तो हमने कोशिश की। और संजोग देखिए कि हम लोग जब लाइव कर रहे थे उसी समय दोनों उम्मीदवारों का एंट्री भी हो गया, और जिसमें देरी हो रही थी, लेकिन अब प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है, चूंकि दोनों जो उम्मीदवार थे वो पहुंच चुके हैं। और नामांकन की प्रक्रिया जो आधिकारिक तौर पे होने वाली है, अब उसका प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो विवाह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रमोद कुमार जो मंत्री थे उन्होंने साफ साफ बताया कि इस बार जो एनडीए ने अपने उम्मीदवार चुने हैं वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, और इसी वजह से उन्हें चूंकि मंथन करके जिन्हें टिकट देना है उन्हें तय किया जाता है, इसी वजह से अंतिम समय में उन्हें जानकारी दी गई जो उम्मीदवार बनाए गए। बिल्कुल आनंद, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनने में मंथन करने की जरूरत पड़ जाती है, इसीलिए इतना वक्त लग जाता है। 31 तारीख आखिरी तारीख थी तो डिसीजन लेने के लिए, उनमें से एक को चुनने के लिए, और उस एक से ही सियासत को साधने में वक्त लगता है, ये समझा जा सकता है। और हम बखूबी समझते हैं कि इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या होता है। अब जो तस्वीर आपके जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि यहाँ पर जब एक साथ इन लोगों की मौजूदगी थी तो वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास और खुशी साफ नजर आ रही थी। और यही वजह मानी जाए कि सतीश चंद्र दुबे तो चूंकि लगातार बन रहे हैं और उसके लिए उनकी तरफ से तो तैयारियां थी, लेकिन जिन्हें खुद भी शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि उन्हें ये पद, ये जिम्मेदारी और इस तरीके से ये एक तरीके से पार्टी की तरफ से सम्मान मिल जाएगा, उनके लिए तैयारी करने में वक्त लग गया। बिल्कुल, और शंभू शरण पटेल जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है, बहुत
उनका उम्र भी नहीं हुआ, युवा के रूप में ही हम उन्हें देखे और यही वजह कि बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी में मंथन करने के बाद उनका टिकट फाइनल हुआ और इसी वजह से जो जरूरी कागजात बनाए जाते हैं, जो बनाना पड़ता है, उसमें देरी होगी। लेकिन अभी वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है और हम लगातार हलचल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि अब गहमागहमी तेज हो गई है और अंदर जहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया होने वाली है वहाँ पे मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ बिहार सरकार के कई मंत्री और आरजेडी के, माफ कीजिएगा, जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा नित्यानंद राय और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगातार जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब बस गुजर के बाद जो काफ़ी एनडीए के जो तीनों उम्मीदवार हैं नामांकन करने के बाद बाहर आएंगे और उम्मीद है कि वो मीडिया से भी बात करेंगे और हम लोगों की भी कोशिश है कि जब मुख्यमंत्री सहित तो जो एनडीए के बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे उनसे भी सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे कि भाई आज जब जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उसके पीछे वजह क्या है और कई सारे सवाल हैं। आरसीपी सिंह को लेकर भी सवाल हो सकते हैं। बिल्कुल आनंद, मैं इसी सवाल पे आ भी रही थी कि आरसीपी सिंह भले उन्होंने एक औपचारिकता पूरी की, उन्होंने मीडिया के सामने आकर के मीडिया का भी धन्यवाद किया कि आप लोगों ने बड़ी तरजीह से हमारे खबरों को भी दिखाया, हमारे बारे में चर्चा करते रहे, दावेदारी के तौर पर और सवाल भी आपकी तरफ से उठाए जाते रहे। लेकिन एक बात जो बार बार उनके सवालों में भी थी और उनके जवाबों में भी थी, जो खुद उन्होंने आखिर तक छोड़ दिया, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहना और उस पद पर बने रहने के लिए अब उनकी दौड़ एक बार फिर से दिल्ली के लिए शुरू होगी? क्या उसका असर नजर आएगा? क्या उसके लिए वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे? क्या देखिए आरसीपी सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें विभाग जो जिस लहजे में वो बोल रहे थे और प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप मंत्रिमंडल में रहेंगे, इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, वो दिल्ली जाएंगे और इस मामले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात जो और फोकस करके कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई तक मेरा अभी कार्यकाल है और उसके पहले मैं दिल्ली जाऊंगा और प्रधानमंत्री से मुलाकात करूंगा और उसके बाद जो भी करना है प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। यानी कि उन्होंने तमाम बातें प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ दी। तो जाहिर सी बात है अब इस बात पे निगाह टिके रहेगी कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ होता है, प्रधानमंत्री का फैसला क्या होता है, ये तो प्रधानमंत्री को तय करना है चूंकि उनका विशेष अधिकार है। लेकिन आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से कहा, उन्हें ये भी पूछा गया उनसे सवाल कि क्या आप इस्तीफा देंगे, क्या जेडीयू ने आपसे इस्तीफा मांगा, तो उन्होंने कहा कि जेडीयू मुझसे इस्तीफा क्यों मांगेगी, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है और जब मैं दिल्ली जाऊंगा उनसे बात करूंगा, फिर उनका जो फैसला होगा। यानी कि हो सकता है कि आरसीपी सिंह को अभी भी उम्मीद है कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए, लेकिन परिस्थितियां फिलहाल ऐसी हैं और चूंकि अभी राज्यसभा ये उम्मीद उन्हें जेडीयू से भी थी, लेकिन उस उम्मीद पे आरसीपी सिंह खुद नहीं उतर पाए खरे और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने उनका पत्ता साफ कर दिया और टिकट खीरू महतो को दे दिया गया। थोड़ा सा इंतजार है क्योंकि यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत अब हो चुकी है। नॉमिनेशन लोगों की तरफ से जो कि कैंडिडेट हैं एनडीए के इस वक्त मौजूद हैं और अब इंतजार सिर्फ उस औपचारिकता के पूरी होने का। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, सियासत की ये बड़ी खबर। महागठबंधन में राज्यसभा उम्मीदवार पर संशय की स्थिति बनी हुई है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच अभी भी देखिए संशय की स्थिति ही बनी हुई है। कल सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात भी हुई। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि झारखंड पहुंचूंगा, झारखंड से ही ऐलान होगा, नाम की घोषणा होगी। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ। 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी कि कल सिर्फ एक दिन बचा है। 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख। जेएमएम का हो सकता है उम्मीदवार, जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, और थोड़ी देर में इस प्रत्याशी के नाम के ऐलान की संभावना भी जाहिर की जा रही है। लेकिन देखिए खटास तो है, दूरियां तो हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद यह कहा जा रहा था कि संभव है कि जो दबाव की पॉलिटिक्स थी वो काम कर गई और कांग्रेस के ही प्रत्याशी होंगे। लेकिन अभी भी यह संशय बरकरार है क्योंकि कैंडिडेट का नाम सामने नहीं है। बोकारो के सिटी सेंटर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक बेलगाम कार ने न्यूरो स्कैन सेंटर से काम कर निकल रहे 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोस्त के साथ राजेश न्यूरो टेस्ट सेंटर से बाहर निकल रहा था और तभी बेलगाम कार ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक तो बाल बाल बच गया, लेकिन राजेश कार के आगे वाले चक्के में फंस गया
और नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके दोनों पैर जख्मी हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। छपरा में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से हिंदूवादी संगठनों के कान खड़े हो गए हैं। अभी सदर प्रखंड के जटुआ गांव में चर्च निर्माण का मामला थमा भी नहीं कि तब तक सदर प्रखंड के मगाईडीज में ईसाई मिशनरी की ओर से बनाए गए एक चर्च के निर्माण का मामला सामने आ जाता है, जिसका स्थानीय लोग अब विरोध कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की बात कर लीजिए, बजरंग दल की बात कर लीजिए, कार्यकर्ताओं ने यहां पर पहुंचकर चर्च के बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि पहले यहां धर्मशाला या फिर कम्युनिटी हॉल के निर्माण की बात कही गई थी। निर्माण की शुरुआत भी हो गई। देखिए, यहां पर निर्माण का कार्य जो है वो पूरी रफ्तार में भी था, निर्माण हो रहा था, लेकिन इसके पहले धर्मशाला और कम्युनिटी हॉल के निर्माण की बात कही गई। लेकिन अब यहां पर चर्च बनाया जा रहा है, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं। एक के बाद एक कई इलाकों से चर्च निर्माण की ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं और इन खबरों के सामने आने के साथ लोगों का गुस्सा भी नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि जब यहां कोई ईसाई धर्म को मानने वाला है ही नहीं, फिर चर्च के निर्माण का औचित्य क्या है। लोगों ने ईसाई मिशनरियों पर पैसे देकर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया है। पहले बोले थे मतलब कि हम जब बुजुर्ग थे, हम जा रहे थे तो हम जानते हैं कि मतलब धर्मशाला बन रहा है, चाहे मतलब यहाँ बन रहा है। आज पता लगा है कि मतलब चलो यही धर्म पर पैसा बांटबार पर यही मालूम नहीं है। आज जाने है कि मतलब पैसा दिया है और बना रहा है। आज आपको मालूम चला कि हाँ यहाँ पैसा बांटा गया है और यहाँ ये चर्च बनाया जा रहा था। आज से पहले आपको मालूम था कि यहाँ घर बना रहा। छपरा के जटुआ गांव में चर्च विवाद का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक नया मामला मगाईडीह में सामने आ गया। यही वो बिल्डिंग है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये चर्च है और यहाँ पे एक हंगामा भी हुआ था, जिसमें बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सदस्यों ने यहाँ आकर के इसका बोर्ड तोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो बजरंग बली का झंडा टांग दिया गया। इस चर्च के इस बिल्डिंग जो कथित चर्च है उस बिल्डिंग के ऊपर अब हनुमान जी का झंडा टांग दिया गया है। कहीं ना कहीं ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के आसपास के लोगों का ये कहना है कि जिस इलाके में कोई ईसाई समुदाय के लोग नहीं, आखिर हर अगल बगल के गांव में क्यों कराया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल इस निर्माण के बाद खड़ा हो रहा है और इसे लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य लगातार गुस्से में दिख रहे हैं। और यही कारण है कि जब इस चर्च निर्माण की बात सामने आई, लोगों ने बयान दिया कि इसे पहले बताया गया था कि इसे धर्मशाला बनाया जाएगा, यहाँ पर लोग ठहरेंगे, लेकिन यहाँ फिर चर्च की बात जब सामने आई तो लोग उग्र हो गए। लोगों ने यहाँ हल्की तोड़फोड़ की है, जिसके बाद यहाँ काम फिलहाल रोक दिया गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और ऐसे में कई सवाल उठकर खड़े होते हैं कि आखिर ग्रामीणों का धर्मांतरण कौन करवा रहा है और धर्मांतरण के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। जहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले नहीं, ईसाई नहीं, वहां चर्च आखिर क्यों? इलाके में कौन चर्च का निर्माण करवा रहा है और चर्च के लिए फंडिंग कहां से की जा रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या धर्मांतरण से समस्याएं खत्म हो जाएंगी? धर्मांतरण सेवा के नाम पर क्यों हो रहा है? मदद के नाम पर धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों? और धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई कब होगी, यह बड़ा सवाल। पटना नगर निगम के 900 सफाई कर्मी अचानक से गायब हो गए। जी हां, सुनने में अटपटा है, लेकिन सच्चाई यही है। ये सभी सफाई कर्मी पिछले 15 दिनों से गायब हैं। दरअसल जब नगर निगम में रजिस्टर पर हाजिरी बन रही थी, तब सभी निगम कर्मी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही यहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए व्यवस्थाएं की गई, तो नगर निगम में इसकी अनिवार्यता के साथ ही 900 सफाई कर्मी ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं। नगर निगम प्रशासन इसे एक बड़ी गड़बड़ी मान रहा है। आपको बताते चलें कि पटना नगर निगम में करीब 2200 सफाई कर्मी हैं, लेकिन 16 मई ये वो तारीख है जब 900 कर्मी अपनी ड्यूटी से गायब हैं। अब ऐसे सफाई कर्मियों की जगह 1 जून से नगर निगम प्रशासन जो है वो नए कर्मियों की नियुक्ति करने जा रहा है। मामले के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। दरअसल आउटसोर्स के माध्यम से पटना नगर निगम में 2200 सफाई कर्मचारी हैं और पिछले कुछ दिनों से पटना नगर निगम में
बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने की परंपरा शुरू की गई है। इसके पहले जब रजिस्टर पर हाजिरी बनाया जाता था तब 2200 कर्मचारी उपस्थित होते थे, लेकिन अब इन कर्मचारियों की संख्या घट गई है और 900 कर्मचारियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रहा है और 16 मई से ये कर्मचारी गायब हैं। निगम सूत्रों की माने तो आउटसोर्स कर्मी बायोमेट्रिक हाजिरी जांच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने यह फैसला लिया कि 1 जून से ऐसे सभी सफाई कर्मियों को हटाकर उनकी जगह नए सफाई कर्मियों को रखा जाएगा। सख्ती के बाद ही यह गड़बड़ी जो है वह सामने आई है। नगर निगम में पहली बार आउटसोर्स सफाई कर्मियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने को अनिवार्य सिस्टम बना दिया गया है। नगर आयुक्त की पहल पर इस संबंध में सख्ती बरतनी शुरू की गई है। इस सख्ती के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों के नहीं होने की बात सामने आ रही है। अब इस तरह का खुलासा सामने आने के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन इन कर्मियों की जगह अब नए कर्मियों को लाया जाएगा, उनकी बहाली की जाएगी आउटसोर्स के माध्यम से, और इस पूरे मामले में एजेंसी की क्या प्रतिक्रिया होती है वह भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में न्यूज 18 की मिशन पानी मुहिम ने जल और स्वच्छता सुरक्षा पर प्रस्तावना पेश कर एक नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। Infosys has a long history of being an extremely sustainability focused company. We've taken all that and become carbon neutral a few years ago in 2020. And now we've built a completely new agenda, building upon all the work done in the past by the founders and by all of the people to build the 2030 ESG agenda. I wanted to especially commend Network 18 and all of the people involved in this. This initiative on the sanitation preamble is incredible to see. And it's also good to see because it's something that you're contributing to the broader well-being. I'm sure each of you as employees of Network 18 have also contributed to this. So a big commendation from my side. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।